नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विजय धनुष एकेडमी की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है अनुराग सर। जैसा कि आप सबको पता है, मैं इस चैनल पर आप सबको ऑडिटिंग पढ़ा रहा हूँ, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड ईयर में कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में है। ऑडिटिंग की आज इस क्लास में मैं बहुत सी चीजें कवर करूंगा, जिसको आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ पिछली क्लासेस में मैंने क्या क्या कवर किया है। सबसे पहले मैंने कवर किया था ऑडिटिंग की जो मीनिंग होती है उसको कवर किया था। फिर यहाँ पे ओरिजिन मैंने कवर किया था। फिर डिफिनेशन मैंने कवर किया। फिर मैंने क्या कवर किया, फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कवर किया। ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ पिछली क्लासेस। तो इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर तो वहाँ पे आपको मिलेगी। मैंने यहाँ पे थोड़ा आपको हिस्ट्री बताया था कि ऑडिट का जो शब्द है ऑडायर वो कहाँ से निकला, इसका मीनिंग क्या, इसका हिस्ट्री क्या। फिर यहाँ पे मैंने भारत में कैसे ऑडिटिंग की शुरुआत हुई, किस संस्था से पास करने के बाद ऑडिटर यहाँ पे बन सकते थे उसको मैंने बताया। ICAI के बारे में मैंने यहाँ पे बताया था आपको पिछली क्लासेस में। फिर मैंने मीनिंग बताया कि ऑडिटिंग की क्या मीनिंग होती है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पे बताया, आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। फिर ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, मेन ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव में दो चीजें आती हैं, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया। फिर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है इसको मैंने बताया। फिर स्कोप हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑडिटिंग के क्या क्या स्कोप है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर यहाँ पे हम लोग एक बड़ा टॉपिक कवर किए थे पिछली क्लासेस में कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट क्या होता है, ऑडिट के टाइप कौन कौन से होते हैं, इसको मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया था हर एक टाइप। आज हम लोग कवर करेंगे ऑडिट की लिमिटेशन क्या क्या होती है, कौन कौन सी लिमिटेशन है एक ऑडिटिंग के। इसको हम लोग आज डिटेल में इसको कवर करेंगे। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर साल इसको लगभग पूछा जाता है कि लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग क्या है। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक आता है, जो आपकी पहली हेडिंग आती है, लैक ऑफ कंप्लीट पिक्चर। देखिए ऑडिटिंग जब होती है किसी संस्था में तो एक कंप्लीट पिक्चर को प्रदर्शित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जो बेस्ड होता है, जो वहाँ पे मैनेजमेंट में लोग होते हैं, वो जितने भी वाउचर देते हैं उसको, जो बिल देते हैं, जो इनवॉइस देती हैं, जो रिसिप्ट देते हैं, वो उसी पर बेस्ड होता है। प्रॉपर पिक्चर ऑडिटिंग की नहीं सामने आ पाती, क्योंकि अगर किसी मैनेजमेंट ने ये तय कर ली पहले से बना लिया है कि हमने ऑडिटर के साथ धोखा करना है, ऑडिटर के साथ फ्रॉड करना है, तो ऑडिटर कितना भी चाहे वो उससे बच नहीं सकता। वो इस प्रकार प्लान कर देंगे, इस प्रकार फ्रेमवर्क कर देंगे कि ऑडिटर के साथ फ्रॉड हो जाए। इसलिए ये ऑडिटिंग कंप्लीट पिक्चर आपको नहीं दे पाता है। पहले जो हेडिंग है इसी में यही बताया गया कि कंप्लीट पिक्चर ये नहीं दे पाता है। अगर मैनेजमेंट चाह रही है कि ऑडिटर के साथ फ्रॉड करना है तो फ्रॉड कब होगी, कैसे भी करके। फिर आगे जो है प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस, इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया है कि एक प्रॉब्लम है इसमें ऑडिटिंग। कौन सी प्रॉब्लम है भैया? प्रॉब्लम ये है कि ये डिपेंड होता है किस पे, मैनेजमेंट में जो लोग होते हैं उस पे, जो वाउचर देते हैं वो उस पे, जो बिल देते हैं उस पे, पूरी तरह से डिपेंड होता है। अगर वो लोग कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, मतलब कोई वाउचर इनकम्प्लीट है, कोई चीज आपने खरीदा है, एडवर्टीजमेंट की है, मान लीजिए 20 लाख आपने एडवर्टीजमेंट में ही खर्चा कर दिया, और वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमने ये किया था वो किया था, तो उसको ऑडिटर को मानना पड़ता है। ये इसकी एक लिमिटेशन भी है कि ऑडिटर कुछ भी करे उसको मानना ही पड़ेगा। जिस अगर सब लोग मिलके एक ही बात बोल रहे हैं, एक ही चीज सब लोग मिलके बोल रहे हैं, तो ऑडिटर चाहकर भी उसको नकार नहीं सकता, उसको मानना ही पड़ेगा। तो दूसरे में ये बताया गया प्रॉब्लम ऑफ डिपेंडेंस। फिर अगला जो है एग्जिस्टेंस ऑफ एरर इन द ऑडिटेड अकाउंट्स। इसमें क्या बोला गया है, कह रहे हैं ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट constraints, the auditor cannot examine all the transactions. He uses sampling to check the transactions. देखिए एक बिजनेसमैन बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स अपने करता रहता है। अगर एक ईयर का ऑडिटिंग आपका होना है, एक ईयर में कितने सारे ट्रांजेक्शन्स हो जाते हैं, तो सबको चेक करना कुछ समय में, कुछ सर्टेन टाइम में,
वो पॉसिबल ही नहीं है एक ऑडिटर के लिए। इसमें कॉस्ट भी ज्यादा आती है, इसमें टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ऑडिटर क्या प्रयोग करते हैं? ऑडिटर प्रयोग करते हैं सैंपलिंग मेथड, जिसको टेस्ट चेकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ सर्टेन एंट्रीज होती है, जैसे 100 ट्रांजेक्शन हुए हैं कंपनी में, तो सडनली कुछ 2-4 एंट्री को वो चेक कर लेगा, 2-4 ट्रांजेक्शन को चेक कर लेगा। जनरल एंट्री को सारे चेक करना पॉसिबल नहीं, तो 2-4 वो जैसे 5 वाली एंट्री को चेक कर लिया, 25 वाली एंट्री को चेक कर लिया, फिर 39 वाली एंट्री को चेक कर लिया। इसी प्रकार 2-4 एंट्री को उठाएगा और चेक करने लगेगा। तो इसी को कहते हैं सैंपलिंग चेकिंग। लेकिन इससे जो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाता। मान लीजिए जो जो एंट्री वो उठा रहा है, सडनली वही सारी एंट्री सही है, बाकी सब में फ्रॉड हुआ था, लेकिन जो मैनेजमेंट के लोग थे उनकी किस्मत अच्छी थी, जितनी एंट्री उसने चेक की वो सभी सही थी, तो वो कह देगा कि हाँ सभी एंट्री सही है। फिर अगला जो आता है एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट। ये क्या है? देखिए, सबकी अपनी सोचने की क्षमता अलग होती है, सबका अपने समझने की क्षमता अलग होती है। अगर बिजनेसमैन या मैनेजमेंट में जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं, वो एक ऑडिटर को बुलाते हैं, उससे राय लेते हैं, उससे एडवाइस लेते हैं, उससे सजेशन लेते हैं कि बताइए हमारे बिजनेस में क्या क्या गलती है, कैसे हम उसको सुधार करें, तो कुछ हमने सजेशन देंगे। फिर वो एक और दूसरे ऑडिटर को बुलाते हैं और फिर उससे भी वही चीज पूछते हैं कि बताइए हमारे बिजनेस में क्या क्या गलती है, क्या क्या सुधार करने की जरूरत है। तो होगा क्या, दोनों लोग अपना अलग अलग मत देंगे, अपना अलग अलग ओपिनियन देंगे, जो सजेशन देंगे, जो एडवाइस देंगे, वो अलग अलग हो जाएगा। तो इसको ऑडिटिंग का एक लिमिटेशन कहा जाता है कि इसमें प्रॉपर जो एडवाइस है वो नहीं मिल पाती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो ये इसमें बताया गया। फिर अगला जो है डाइवर्सिफाइड सिचुएशन। इसमें क्या है? इसमें बोला गया है कि अगर ऑडिटर ने कोई कुछ बना लिया, प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि ऑडिटर जब ऑडिट करने के लिए किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, तो एक प्रॉपर प्लान वो बनाता है, एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है कि मुझे इन इन चीजों को चेक करना है। जितने लोग उसके टीम में जाते हैं, क्योंकि वो अकेला तो जाता नहीं, बहुत सारे लोग उसके टीम में जाते हैं, तो किन किन लोगों को क्या क्या वर्क देना है, हमको इंटरनल चेक चेक करना है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल चेक करना है कि नहीं, सैंपलिंग मेथड कहाँ पे अपनाना है, सिंपल्स का कहाँ पे यूज करना है, क्योंकि तो बहुत सारे वो सिंबल्स का यूज करते हैं। इन सभी चीजों को वो बना के पहले से वो आता है। फिर अगला जो आता है यहाँ पे लैक ऑफ एक्सपर्टीज। इसमें क्या है? इसमें क्या बोला गया है, इस लिमिटेशन में क्या कहा गया है? देखिए, ऑडिटर जो ऑडिट करने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आता है वो सर्व ज्ञाता नहीं होता, उसको सब कुछ नहीं आता। अगर वो कोई मशीन चेक करने के लिए जा रहा है, कोई मशीन, आपने बहुत बड़ी मशीन लगाई हुई है, पहली बार इंडिया में आई है, उसको आपने लगाया हुआ है, तो अगर ऑडिटर उसको चेक करने के लिए आता है कि मशीन है कि नहीं, वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं, मशीन खराब तो नहीं है, आप खराब मशीन तो नहीं दिखा रहे, ये सब ऑडिटर को नहीं पता चल सकता। ऑडिटर के साथ मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो फ्रॉड कर सकते हैं इस चीज पे भी, क्योंकि उसको पता नहीं हुआ मशीन कैसे काम करती है, क्या काम है मशीन का, मशीन में कितना कॉस्ट लग रहा है, कितना समय लग रहा है, उसको कुछ पता नहीं है। तो क्या करेगा, किसी एक्सपर्ट से जो उस मशीन का सर्वज्ञाता है, उसको सब नॉलेज है, उससे जाके पूछेगा भैया ये मशीन बताइए किस प्रकार चलती है, सारी नॉलेज लेगा। अगर उसने बता दिया कि हाँ भैया मशीन ये इसी प्रकार चलती है, इतना इसमें टाइम लगता है, इतना इसमें कॉस्ट आती है पर ईयर, तो मान लेता हाँ ठीक है। इसमें एक प्रकार का डिपेंडेंस भी आ जाता है कि हाँ वो आश्रित है दूसरे लोगों पर। इससे उसको जो ऑडिटिंग हो रही है उसका प्रॉपर रिपोर्ट हमको नहीं मिल पाता, प्रॉपर हमको जानकारी नहीं मिल पाती, कुछ एरर रह जाता है, कुछ मिस्टेक रह जाती है ऑडिटिंग। फिर अगला जो आता है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? इंटरनल कंट्रोल वो होता है कि मैनेजमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का कंट्रोल है उसके अंदर, सारे लोग बात सुन रहे हैं कि नहीं, जो टॉप पे लोग बैठ रहे हैं उनका कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं। अगर वो कोई एम्प्लॉय से कुछ बात बोल रहे हैं कि भैया 10 बजे आना है सुबह, तो क्या एम्प्लॉय 10 बजे आ रहे हैं कि नहीं? अगर जो टॉप पे लोग बैठे वो बता रहे हैं कि अकाउंट हमारा 31 मार्च को कंप्लीट होके मिल जाता है,
तो क्या लोग अकाउंट 31 मार्च तक कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं। इसको कहते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैसा है आपके बिजनेस का, ये ऑडिटर थोड़ा नहीं समझता। मतलब यहाँ पे लिमिटेशन में कहा गया है कि ऑडिटर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उसको मतलब नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि बुरा है कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का। वो बस आएगा अपने अकाउंट चेक करेगा, उसको बस अकाउंट से मतलब है। अकाउंट सही चेक कर देगा, साइन कर देगा, रिपोर्ट दे देगा, चला जाएगा। उसको कुछ मतलब नहीं कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, अकाउंट कौन प्रिपेयर किया है, कैसे प्रिपेयर हुए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अकाउंट प्रिपेयर होने चाहिए, ऑडिटिंग का ये मतलब है। इसमें कहा गया लिमिटेशन यही है कि ऑडिटर मतलब नहीं रखता ज्यादा कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है ऑर्गेनाइजेशन में। बस उसको चाहिए कि एक ट्रू और फेयरनेस, मतलब फेयर रिपोर्ट वो देगा अपनी रिपोर्ट में। अगला जो आता है यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ मैनेजमेंट ऑन द ऑडिटर। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया है कि ऑडिटर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है जो टॉप पे मैनेजमेंट में जो लोग बैठे हैं उनसे। क्यों, क्योंकि ऑडिटर जो है उन्हीं के बुलाने पे आया हुआ है, पैसा जो फीस है उसको भी उन्हीं लोगों से मिलता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ऑडिटर जान जाता है कि जो टॉप पे लोग बैठे हैं, जो हाई क्लास के लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो इस संस्था में फ्रॉड कर रहे हैं, वो कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, वो जानबूझ के कुछ फ्रॉड दिखा रहे हैं। लेकिन ऑडिटर 10 बार सोचता है कि उनसे बोले कि ना बोले, क्योंकि सारा कुछ ऑडिटर का उन्हीं पे डिपेंड होता है, उसकी फीस उन्हीं पे डिपेंड होती है। अगर वो उसने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया फिर अगले साल उसको बुलाएंगे नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा असहज हो जाता है। तो थोड़ा उसको प्रॉब्लम होती है अगर टॉप के लोग मैनेजमेंट में कुछ फ्रॉड कर रहे हैं तो वो कहने में डरता है कि अगर हम कह देंगे तो क्या होगा, कहीं ये लोग उल्टा मुझको ही ना फंसा दे कि हाँ तुमने चेकिंग किए थे ये गलत हो गया। क्योंकि जो टॉप के लोग बैठे हैं उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो हो सकता है उन्होंने बहुत सालों से फ्रॉड करने का एक बनाया हुआ है कि हम हर साल फ्रॉड करेंगे। तो ये था लिमिटेशन, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ये जो लिखा है इसको आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं या फिर कॉपी में नोट कर सकते हैं। हेडिंग हेडिंग आप नोट कर सकती हैं, बाकी अंदर का मटेरियल आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ पे कवर करने जा रहा हूँ जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पूछते हैं। ये कंपलसरी में भी पूछता है, जो कंपलसरी में 2 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क्स, उसमें भी पूछता है। और 20 मार्क्स में ये भी पूछता है और 20 मार्क्स में भी पूछता है। 20 मार्क्स में कैसे पूछता है, जो बोलता है कि 2-3 एक्सप्लेन करिए, मतलब 2-3 टॉपिक दे देगा, बोलेगा किन्हीं दो को एक्सप्लेन करिए, उसमें टैक्स चेकिंग पूछी जाती है। इसको आप ध्यान रखिए। टैक्स चेकिंग होती क्या है, मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखिए स्कूलों में क्या होता है, निरीक्षा होता है। ये क्या होता है, बहुत लोग समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या होता है। देखिए स्कूल चलता रहता है, साल भर पढ़ाई होती है, तो 2-4 दिन के लिए जो बाहर से कुछ लोग आते हैं चेक करने के लिए क्या स्कूल में सच में पढ़ाई हो रही है कि नहीं, टीचर सही से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्लासेस प्रॉपरली चल रही है कि नहीं, बच्चे कॉपी बना रहे हैं कि नहीं, इन सब चीजों को चेक करने के लिए बाहर से कुछ लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है। वो चेक करते हैं, सारा कुछ चेक करते हैं, कॉपी आपकी चेक करेंगे, बच्चे से उठा उठा के पूछेंगे कि हाँ यहाँ पे पढ़ाई हो रही है कि नहीं, वो वहाँ पे एम्प्लॉई हैं मतलब कर्मचारी हैं, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रिंसिपल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे भी आ गया। देखिए कैसा है स्कूल, तो इसको चेक करने के लिए मैनेजमेंट में 2-4 लोग आते हैं हमेशा, मतलब साल में एक बार वो लोग आते हैं 2-4 दिन के लिए। तो क्या करते, क्लास में आते हैं, वो जाते हैं 2-4 बच्चों को खड़ा करते पूछते हैं भैया तुम बताओ कबीरदास का जन्म कब हुआ, वो बता दिया। फिर अगले बच्चों को खड़ा करते हैं, तुम बताओ रहीम दास जी का कोई एक रचना बताइए, उसने बता दिया। फिर 2-4 लोग को कॉपी देख लेते हैं कि हाँ कॉपी इन लोग बनाए कि नहीं। तो अक्सर स्कूलों में क्या होता है, जो अच्छे बच्चे उनको पहले से कह दिया जाता है कि भैया आप लोग कॉपी बना के लाइए, और उसको रख दिया जाता है और दिखा दिया जाता है कि हाँ ये कॉपी हमारे क्लास की बनी हुई है। और
बच्चे डिफाल्टर होती हैं, जो बच्चे बोर्ड में नहीं आते जल्दी, उनको मना कर दिया जाता है तुम उस दिन भी मत आ। तो ऐसे हाफ स्कूलों में वो लोग करते हैं। इसका इसमें क्या मतलब, देखिए वो लोग सैंपल चेकिंग करते हैं। सैंपल चेकिंग कैसे, क्लास में आए, 2-4 लोग को खड़ा किया और बोला कि भैया बताइए, आप पूछ लिया और वो लोग बता दिए, तो मान लेते हैं कि हाँ पूरी क्लास सही है, पूरी क्लास में पढ़ाई होती है, इस क्लास में टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे अच्छे हैं, कॉपी बनी है, क्लीन है, सब कुछ वो लोग मान लेते हैं, सब कुछ अपने रजिस्टर में टिक कर चेक कर। 2-4 बच्चों से, पूरी क्लास से नहीं पूछते, 2-4 बच्चों से जो लोग बाई चांस पूछ लेते हैं। और किसी और क्लास में मान लीजिए चले गए और वहां पे क्या हुआ, 2-4 बच्चों से पूछे और वही 2-4 बच्चों से पूछते जिनको कुछ नहीं आता था, हालांकि पूछ लिए कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन बताइए, बता ही नहीं पाए, कॉमर्स क्या होता है बता ही नहीं पाए। तो लोग मान लेते हैं क्लास में बच्चे पढ़ते लिखते नहीं है, कॉपी 2-4 लोग को चेक करेंगे, अगर कॉपी भी बेकार मिल गई तो लोग मान लेते हैं कॉपी भी इस क्लास की सही नहीं है, इस क्लास में बच्चे भी नहीं पढ़ते, नीट एंड क्लीन भी नहीं है, टीचर पढ़ाते भी नहीं, सब कुछ वो लोग क्रॉस करके अपने बुक में चले गए। ये क्या है, सैंपल चेक। देखिए इसी प्रकार ऑडिटर भी करता है ऑर्गेनाइजेशन पे टेस्ट चेकिंग। वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये आपकी बुक है जनरल बुक, जनरल एंट्री वाली बुक होती है ना, वही है जनरल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जनरल। यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारी एंट्री है, 100-200 जनरल एंट्री है, तो क्या 100-200 एंट्री चेक करना पॉसिबल है? क्या चेक करने में टाइम नहीं जाएगा? ऑडिटिंग जितनी देर तक होती है उसकी कॉस्ट भी बढ़ती है, क्या कॉस्ट नहीं जाएगा? जाएगा। तो क्या करेगा, 2-4 एंट्री को या 10-20 एंट्री को चेक कर लेगा, सडनली उठाएगा कि 6 वाली एंट्री को चेक करना है, सडनली उठाएगा 15 वाली एंट्री को चेक करना, 79 वाली एंट्री को चेक करना, 99 वाली एंट्री को चेक करना। ऐसे ही वो सडनली 2 से 4 एंट्री को उठाएगा, एंट्री, और फिर यहाँ पे देख लेगा कि वो सही है कि नहीं। अगर वो सही मिल जाती है तो क्या करेगा, सारी जनरल एंट्री वो सही है, और 2-4 एंट्री मान लीजिए वो उठाया और उन्हीं में कुछ फ्रॉड है, कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है, मान लेगा जनरल सही नहीं है, आपका ऑर्गेनाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार वो काम करता है, इसी को कहते हैं टेस्ट चेकिंग। यहाँ पे लिखा भी है मैंने आपके लिए कि क्या होता है टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग एंड चेकिंग ऑफ अ फ्यू ट्रांजैक्शंस फ्रॉम अ लार्ज वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो उसमें से कुछ ट्रांजैक्शन को उठा लेना, यही क्या कहलाता है, टेस्ट चेकिंग कहलाता है, जिसको हम लोग सैंपल चेकिंग भी बोलते हैं। If the increases checked are found to be correct, then the auditor assumes that the remaining entries are also correct. क्या बोला जा रहा है कि जिस एंट्री को उसने उठाया हुआ है, मान लीजिए वो सही है, तो मान लिया जाएगा सभी जनरल एंट्री सही है। यही थी टेस्ट चेकिंग। इसको जब आप बुक से पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको आप एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा घर पे। आप ये टेस्ट चेकिंग सब जगह तो अप्लाई हो नहीं सकती, कहाँ कहाँ अप्लाई होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। टेस्ट चेकिंग आखिर अप्लाई कहाँ होती है? देखिए सबसे पहले ये अप्लाई होती है लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ आइडेंटिकल और रूटीन ट्रांजैक्शंस। क्या बोल रहा है, जहाँ पे लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारी जनरल एंट्रीज होती है, वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा ही ट्रांजेक्शन हुआ है, मान लीजिए 20-30 ट्रांजेक्शन हुए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप टेस्ट चेकिंग क्या करेंगे, सारा ही चेक कर लेता है ऑडिटर। तो इसीलिए ये कहाँ अप्लाई होती है, जहाँ पे लार्ज होता है ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। पहला वाला ये। दूसरा क्या है, व्हेन द ऑडिटर हैज टू सर्टिफाई द अकाउंट क्विकली आफ्टर द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कह रहा ऑडिटर को अगर अकाउंटिंग पीरियड क्लोज होने के बाद बहुत जल्दी रिपोर्ट देना है, क्विक रिपोर्ट देना, ऊपर से प्रेशर है, मैनेजमेंट के लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि जल्दी ऑडिट करिए, जल्दी हमारा ऑडिट कंप्लीट करिए, हमको ये करना है वो करना है।
तो ऑडिटर क्या करेगा, ये टेस्ट चेकिंग अपनाएगा, 2-4 एंट्री को चेक करेगा और उसको सही बोल देगा। क्योंकि बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लीजिए 100 से 100+ वाउचर है, अब एक वाउचर को चेक करना ये पॉसिबल नहीं है ऑडिटर के लिए, तो वो यही टेक्निक अपनाता है। बहुत अच्छी टेक्निक है, इसको ऑडिटर अपनाते हैं। When the auditor has past experience about the nature of transactions of the client's organization, इसमें क्या बोल रहा है, कह रहा है उसको पास्ट में एक्सपीरियंस है, वो पहले भी ऑडिट कर चुका है। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिट कर दिया तो ऐसा नहीं कि उसको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, और ऐसा कोई रोल भी नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप ऑडिट कर दिए तो जिंदगी भर दोबारा नहीं करेंगे उस ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है उसने ऑडिट की हो पहले भी, तो उसको पता है कि यहाँ पे सब कुछ सही रहता है, सारे मैनेजमेंट के लोग एकदम सही हैं, एकदम फ्रॉड और कुछ नहीं करते, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन यहाँ पे रहती है। तो क्या करेगा, 2-4 एंट्री को चेक करेगा, उसको बिलीव भी रहेगा, उसको एक्सपीरियंस भी है कि हाँ यहाँ पे क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं, फीस भी अच्छी मिलती है और यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन भी सही होती है। तो वो 2-4 एंट्री को चेक करके ये टेस्ट चेकिंग को अपनाता है। फिर व्हेन a satisfactory system of internal control and check system exists, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन में गया वो ऑडिटर, देखा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम तो इस ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा है, मतलब एम्प्लॉय ना पास हो रहा है, जो मैनेजमेंट में बैठे लोग क्या बताया थे, अगर मैनेजमेंट को कोई लोग बोल देना है कि 1:01 का काम कंप्लीट होना चाहिए, तो एम्प्लॉय 1:01 का काम कंप्लीट कर दे रहा है। किस प्रकार का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है इस ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या करेगा भैया, यहाँ पे तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, तो काम बांटा रहेगा, उसे भी कह देगा सैंपल चेकिंग को अपनाइए, जल्दी से जल्दी यहाँ पे काम कंप्लीट करिए, और वो सेटिस्फाई भी हो जाता है। क्योंकि ऑडिटर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड नहीं हो रहा है, वो तब तक काम चलाता रहता है, तब तक वो चेक करता रहता है। तो ऑडिटर को भी सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर ये तो होगा इसकी बात, बाकी इसके एडवांटेज क्या है, क्योंकि हर चीज के कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं। इसका लाभ क्या है, हम साधारण चेकिंग करेंगे या टेस्ट चेकिंग करेंगे, इसका लाभ है वो क्या मिले कि हम टेस्ट चेकिंग को क्यों अपनाएं, क्योंकि हम सारा भी चेक करेंगे, सारा ही चेक कर लेते हैं, तो टेस्ट चेकिंग का क्या लाभ है, फिर वो हमको टेस्ट चेकिंग अपनानी चाहिए। तो यहाँ पे पहला जो है वो है रिड्यूसेस वॉल्यूम ऑफ वर्क। ये क्या है, यहाँ पे क्या क्या कहा जा रहा है कि आपका वर्क कम हो जाता है, जो काम का बोझ है, जो काम बहुत ज्यादा समय ले रहा था वो कम हो जाए। कैसे कम हो जाएगा, काम का बोझ कम हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे 1000 एंट्री को चेक करना है वहां पे आप 100 एंट्री को चेक कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, काम कम हो जाता है। रिड्यूसर टाइम एंड कॉस्ट, समय कम लगता है, क्योंकि 1000 एंट्री को चेक करना बहुत ज्यादा समय लगेगा, वही 100 एंट्री या 200 एंट्री को चेक करना बहुत कम समय लगेगा। ये हो सकता है बिल्कुल भी समय ना लगे, क्योंकि उसको अगर एक्सपीरियंस है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। कॉस्ट भी कम लगता है, क्योंकि समय के हिसाब से यहाँ कॉस्ट लगती है, ऑडिटर ज्यादा समय तक काम करेगा तो कहेगा भैया हम लोग ज्यादा समय तक काम किए हैं, हमको ज्यादा पैसा दीजिए, तो कॉस्ट भी कम लगेगी। क्विक कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट हो जाए। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो प्रेशर वैसर बना रहे हैं कि हाँ भैया जल्दी से हमारा काम कंप्लीट करके दीजिए, तो जल्दी से जल्दी इस टेक्निक को अपना के वो काम कंप्लीट कर ले। इफेक्टिव मीन्स ऑफ चेकिंग, ये इफेक्टिव भी है, इससे रिजल्ट भी बढ़िया मिलता है। कि अगर ऐसा नहीं है कि सारे हर समय जो एंट्री आप उठा रहे हो वो सही ही निकले, मान लीजिए कोई गलत भी निकल गई, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन में एक दबाव भी बना रहता है कि पता नहीं कौन सी एंट्री ऑडिटर उठा के चेक करने लगे, तो सारा एंट्री को सही ही लगते हैं। अगला जो है साइंटिफिक असेसमेंट ऑफ रिस्क, ये एक साइंटिफिक एक रिस्क लेने का तरीका भी है, यहाँ साइंटिफिक मेथड भी है कि हाँ बस सैंपल को चेक कर लिया बाकी हो गया काम।
सर्व्स एज अ गाइड, एक गाइड की तरह काम करता है, हमको बताता है आगे क्या करना है, सैंपल चेकिंग करना है कि हमको सारी चेकिंग करनी है। एक गाइड की तरह टेस्ट चेकिंग काम करती है। तो ये था एडवांटेजेस ऑफ टेस्ट चेकिंग। और फिर मैंने आपको बताया कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ टेस्ट चेकिंग। फिर यहाँ पे टेस्ट चेकिंग का हमने मीनिंग देखा कि क्या होती है टेस्ट चेकिंग, एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे लिमिटेशन हमने पढ़े कि लिमिटेशन क्या है ये ऑडिटिंग की। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए इस सीरीज को, मैं आगे भी बढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस में आपको जैसा कि मैंने बताया कि पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।